गाइस वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपने अस्थमा डिजीज के बारे में, जो कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। चाहे आपका सीओपी का पेपर हो अथवा रेगुलर एग्जाम हो, उसमें दोनों में आपका हमारा मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए गाइस बिना कुछ देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं आपके जैसे कि हमारी डिजीज होती है जो अस्थमा के बारे में। तो अस्थमा क्या होता है? अस्थमा एक ऐसी डिजीज होती है जिससे कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। जो हमारी सांस लेने का जो रास्ता होता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है अथवा वह नैरो हो जाती है, तो उसे कहते हैं अस्थमा। जैसे कि बात करते हैं अस्थमा क्या होता है। अस्थमा इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिवर्सिबल एयरवे डिजीज इन विच अ पर्सन एयरवे बिकम इन्फ्लामेड, नैरो, स्वेल एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस विच मेक इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। जैसे कि बात करते हैं कि इसमें जो पर्सन की जो होता है एयरवे जो होती हैं उसमें इन्फ्लामेंट नैरो हो जाती हैं, तो इन्फ्लामेंट हो जाती हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसमें एक्स्ट्रा जो होता है म्यूकस होता है प्रोड्यूस होने लगता है, उसी को कहते हैं अपनी अस्थमा कहते हैं। तो अस्थमा जो होता है यह लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है दैट रिक्वायर ऑनगोइंग मैनेजमेंट। इट अफेक्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो कि हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम पे अफेक्ट करती है, पार्टिकुलरली द एयरवे इन द लंग्स। जो हमारे एयरवे हैं आपको यहाँ चित्र के थ्रू दिखाए गए हैं। जैसे कि नॉर्मल कंडीशन में ऐसे होते हैं, एंड जो अस्थमेटिक एयरवे होते हैं इसमें ऐसे हो जाते हैं। एंड जो अस्थमेटिक एयरवे ड्यूरिंग अटैक, जो अटैक के दौरान जो होते हैं तो इसमें बिल्कुल ही पतले पतले हो जाते हैं। तो गाइस बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी के बारे में। जैसे कि इटियोलॉजी है, जैसे इसमें स्मोकिंग होती है, कोल्ड ड्राई एयर होती है, एयर पोल्यूटेंट्स, फूड केमिकल, ओबेसिटी, लंग इन्फेक्शंस। जैसे कि कोई व्यक्ति जो होता है, पर्सन होता है, वो स्मोकिंग करता है, उसे भी अस्थमा होने लगता है। अथवा जैसे कि एयर पोल्यूटेंट्स हो गया, कोल्ड ड्राई हो गया, एंड फूड केमिकल में उसे अस्थमा भी होने के चांस रहते हैं। एंड कोई व्यक्ति जो है मतलब ज़्यादा मोटा व्यक्ति है, उसे ओबेसिटी ज़्यादा है, उसे भी इन अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं। तो बस बात करते हैं नेक्स्ट इसके जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स के बारे में। टाइप्स क्या? अस्थमा कैन बी कैटेगराइज इनटू 4 मेजर टाइप्स। अस्थमा जो होता है 4 टाइप का होता है। इंट्रिंसिक अस्थमा, एक्सट्रिंसिक अस्थमा, इंट्रिंसिक अस्थमा, ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा, एक्यूपेशनल अस्थमा। तो बात करते हैं एक्सट्रिंसिक अस्थमा के बारे में। इसे आल्सो नॉन, इसे कहते हैं कि नॉन एट्रोपिक अस्थमा भी कहते हैं, जो कि हमारा एलर्जी से केज होता है। इसे जैसे कि हमारा डस्ट पार्टिकल जो है, पोलन एंड डस्ट पार्टिकल आल्सो केज अस्थमा अटैक, जो कि हमारे अस्थमा में अटैक करते हैं। तो देन बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंट्रिंसिक अस्थमा के बारे में। इंट्रिंसिक अस्थमा जो होता है नॉन एलर्जिक अस्थमा होता है। इसे इट अकर जो होता है, इट अकर ड्यू टू एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस अथवा कोल्ड इट इज कंडीशन, जो हमारा कोल्ड कंडीशन में होता है अथवा स्ट्रेस्ड कंडीशन में होता है। तो बात करते हैं आपके एडल्ट ऑनसेट अस्थमा, जो कि एडल्ट ऑनसेट अस्थमा होता है। मोर कॉमन इन पीपल एंगर, जो कि हमारे यंगर पर्सन जो होते हैं उनके लिए मोर कॉमन रहता है, इनमें अच्छे से मतलब बहुत जल्दी ही हो जाता है। जैसे कि मोर देन हमारी बात करते हैं 40 की एज में जो हमारे पीपल होते हैं उनमें जल्दी से हो जाता है ये एडल्ट ऑनसेट अस्थमा। तो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा। यह क्या होता है? इट इज केस ड्यू टू मेडिकेशन सच एज एस्प्रिन, NSAIDs, बीटा ब्लॉकर्स। जो हमारा होता है मेडिकेशन से केज होता है, जैसे कि एस्प्रिन हो गया, NSAIDs हो गया, बीटा ब्लॉकर से होता है, ये इन चीज़ों से केज होता है हमारा। तो देन बात करते हैं नेक्स्ट एक्यूपेशनल अस्थमा। एक्यूपेशनल अस्थमा क्या होता है? एक्यूपेशनल अस्थमा मेनली केज्ड बाई एक्सपोजर टू स्पेसिफिक सब्सटेंस इन वर्क प्लेस। दीज सब्सटेंस कैन इंक्लूड केमिकल, डस्ट, गैस इट्सेट्रा, जो कि केमिकल से भी केज हो सकता है, एंड डस्ट पार्टिकल हो गए जैसे कि गैस हो गया, इन सब से केज होता है। तो बस बात करते हैं देखते हैं यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ अस्थमा। जैसे कि हमारी पैथोजेनेसिस हो गई, या इसे पैथोफिजियोलॉजी भी कहते हैं। इन मैकेनिज्म कि हमारे बॉडी में कैसे अस्थमा होता है, कि कोई भी एलर्जन हो गया अथवा एंटीजन हो गया हमारे फर्स्टली हमारे नोज में जाएगा, एंड देन हमारे लंग्स में जाएगा, एंड लंग्स में जाने के बाद जो हमारा IgE एंटीबॉडी होता है जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। देन हमारा जो होता है डीग्रेनुलेशन एंड रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स, जो हमारे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं हमारे रिलीज करेगा। देन हमारा होता है हिस्टामिन, साइटोकाइनेज, एंड ल्यूकोट्राइनिएज, इंटरल्यूकोनेज, TNF अल्फा एट्सेट्रा, जो कि हमारा इन्फ्लामेशन हो जाएगा हमारे एयरवे में।
जो हमारा एयरवे होता है इसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा एंड हाई मसल्स सिक्रेशन होगा, या जो हमारा मसल का सिक्रेशन जो हमारा इंक्रीज हो जाएगा एंड एयरवे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे एंड स्वेलिंग एंड नैरो जो हमारा इसका जो पैसेज जो है हमारा नैरो हो जाएगा। कि जो हमारा कहने का मतलब एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि इसका जो रास्ता है हमारा नैरो हो जाएगा, पतला हो जाएगा, जिससे कि हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। तो हमारे जो हमारा इसे होता है व्हीजिंग एंड कफ टाइटनेस इन चेस्ट शॉर्टनेस एंड ब्रीथ, जैसे कि हमारा चेस्ट में पेन होगा एंड टाइटनेस होगा, हमारे कफ मतलब मेरे कफ होगा, तो हमारे इसके सिम्टम्स में मान सकते हैं एक तरीके से। तो इसी से हमारा जो अस्थमा होगा यहाँ से अस्थमा केस हो जाएगा। तो बात करते हैं आपके सिम्टम के बारे में। सिम्टम क्या होता है, जैसे कफ हो गया, चेस्ट पेन हो गया एंड फैटिग हो गया एंड शॉर्टनेस एंड ब्रीथ हो गया। देन बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अवॉइड टोबैको स्मोकिंग, अवॉइड एल्कोहल। तो इसमें क्या है, हमारे टोबैको जो हमारे तम्बाकू लोग खाते हैं, जो मतलब नशीले पदार्थ हैं, इनको इससे दूर रहना है एंड एल्कोहल से भी हमें दूर रहना है। जैसे कि बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में, मोस्ट सेल स्टेबलाइजर यूज करते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स में यूज कर सकते हैं एंड एंटागोनिस्ट यूज कर सकते हैं इसमें। तो गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, जैसे कि एक तरीके से इसे समझ सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर। जो हमारे बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर होता है, जिससे कि बीपी की प्रॉब्लम कहते हैं इसे सिंपल वर्ड में, तो इसी को कहते हैं हाइपरटेंशन। द टर्म हाइपरटेंशन रिफर टू हाई ब्लड प्रेशर। इट इज़ अ क्रोनिक मेडिकल कंडीशन दैट अराइज व्हेन ब्लड प्रेशर इज एबनॉर्मल हाई। जब हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा हाई हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। तो इट अकर व्हेन ब्लड प्रेशर यूजुअली गेट नैरो केज ब्लड एक्सट्रैक्ट मोर प्रेशर ऑन हार्ट वाल। जो हमारे हार्ट वाल होते हैं इस पर मोर प्रेशर पड़ता है, तो उसी से हमारा जो होता है हाइपरटेंशन कॉज होता है। इट कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम लाइक हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड किडनी डैमेज। इसमें क्या होता है, हमारा हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम बढ़ जाती है एंड स्ट्रोक एंड किडनी डैमेज होने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पे एक टेबल के थ्रू हम दिखा सकते हैं बीपी की नॉर्मल रेंज क्या होती है। जैसे प्री हाइपरटेंशन रेंज यहाँ पर बात करें तो प्री हाइपरटेंशन की रेंज जो होती है हमारे 120 से 139 mmHg होती है। एंड डायस्टोलिक की बात करें तो 80 से 89 mmHg होती है। एंड स्टेज फर्स्ट जो हाइपरटेंशन की होती है, इसमें क्या होता है कि 140 से लेकर 159 तक mmHg होता है हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एंड जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 90 to 99 होता है mmHg। देन बात करते हैं स्टेज सेकंड की, इसमें होता है हाइयर यानी कि मोर देन 160 mmHg। इसमें डायस्टोलिक की अगर बात करें तो 100 mmHg। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन कि हाइपरटेंशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मेंशन किए गए हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के 2 टाइप्स होते हैं, तो ये प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। बात करते हैं आपकी प्राइमरी हाइपरटेंशन के बारे में। इट इज़ आल्सो नोन एज इसेंशियल हाइपरटेंशन। इसे इसेंशियल हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि 95% पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर सफर्ड विद प्राइमरी हाइपरटेंशन। जैसे कि प्राइमरी हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं हमारे 95% लोग जो होते हैं हमारे प्राइमरी हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं। जनरली केज बिहाइंड दिस आर अनआइडेंटिफाइड। जो हमारा जो बिहाइंड मतलब अनआइडेंटिफाइड होता है। देन बात करते हैं आपके सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बारे में। सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज ऑफ्टन अराइज्ड बाय अदर मेडिकल कंडीशन सच एज किडनी, आर्टरी, हार्ट अथवा एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर। जो हमारा किडनी अथवा आर्टरी, हार्ट अथवा एंडोक्राइन सिस्टम के डिसऑर्डर से हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज होता है। इट लेस कॉमन देन प्राइमरी हाइपरटेंशन अफेक्टिंग 5 to 10% हाइपरटेंशन पेशेंट। अगर बात करें हमारे सेकेंडरी हाइपरटेंशन के, इसमें 5 to 10% ही पेशेंट हमारे देखने को मिलते हैं हमारे सेकेंडरी हाइपरटेंशन के। देन बात करते हैं आपके इटियोलॉजी के बारे में। इटियोलॉजी इसकी क्या होती है, इनएक्टिव लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस, ओबेसिटी, अल्कोहल, स्मोकिंग, किडनी, डायबिटीज, एज। जैसे कि हमारी बात करते हैं स्ट्रेस का रहना अथवा इनएक्टिव लाइफ स्टाइल। मतलब हमारी लाइफ में कोई भी मतलब पर्सन हो गया है देखा जाए तो वो इनएक्टिव रहता है अथवा इसमें स्ट्रेस ज़्यादा रहता है। एंड ओबेसिटी मतलब मोटापा ज़्यादा बढ़ चुका है। कोई बंदा है मतलब ज़्यादा अल्कोहल मतलब टेक कर रहा है एंड स्मोकिंग कर रहा है तो उसको किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रही है। एंड डायबिटीज़ भी मतलब इसमें प्रॉब्लम, डायबिटीज़ से भी मतलब हाइपरटेंशन कैज हो सकती है। एंड मतलब एज की बात करें कि जैसे कि ज़्यादा ओल्डेस्ट पर्सन हो सकते हैं इसमें, तो उनको भी मतलब हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। तो आज बात करते हैं आपकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, जिसे मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं अथवा पैथोजेनेसिस भी कहते हैं।
द नॉर्मल वीपी मेंटेन फॉलोइंग मैकेनिज्म, जैसे कि ओवर एक्टिव सिम्टम्स नर्वस सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, बेसो कंस्ट्रिक्शन लाइफ स्टाइल फैक्टर। बात करते हैं ओवर एक्टिव सिम्टमेटिक नर्वस सिस्टम। व्हेन बीपी डिक्रीज तो एसएनएस जो हमारा होता है एक्टिव हो जाता है, एंड इफ एसएनएस एक्टिव इंक्रीज सो इंक्रीज द हार्ट रेट एंड कार्डियक कंट्रैक्शन। जो हमारा इसमें हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है एंड कार्डियक कंट्रैक्शन वही हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप में आता है जो हमारा केज बेसो कंस्ट्रक्शन केज होता है इससे, एंड प्रोमोट रिलीज एंड रेनिन फ्रॉम किडनी। जो इसमें किडनी से जो हमारा ज़्यादा रेनिन रिलीज होने लगता है, एंड इंक्रीज हमारा इससे ब्लड प्रेशर हमारा जो होता है इंक्रीज हो जाता है। देन बात करते हैं सेकेंड रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम से है, जो हमारा रास, इसे हम इसका रास के नाम से भी जानते हैं, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट रहता है। RAS is a hormonal system that regulate BP and fluid balance in the body। जैसे कि बात करते हैं एंजियोटेंसिन अथवा प्रोटीन लीवर से एंजियोटेंसिन जो हमारा रिलीज होता है, एक एंजाइम होता है। तो हमारा एंजियोटेंसिन से एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनता है। फिर जो हमारा एस्टाइल कोलिन जो होता है हमारा ACL एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है जो, तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है। तो इससे हमारा केज बेसो कंस्ट्रिक्शन केज होता है। इंक्रीज एल्डोस्टेरोन नॉर्मल लेवल हार्मोनल लेवल होता है। इंक्रीज Na पॉजिटिव एंड वाटर बैलेंस। तो हमारा इससे जो होता है एंजियोटेंसिन सेकेंड आल्सो ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन वाइल विच प्रमोट वाटर रिटेंशन हाई BP। इससे हमारा जो होता है हाई BP जो हमारा इससे केज हो जाता है। तो इसके बात करते हैं इसके केजेज के बारे में। तो जिसमें आप देख सकते हैं आप केजेज यहाँ पर जो होते हैं केजेज, ये बेसो कंस्ट्रिक्शन होने लगता है सोडियम रिटेंशन से, हाई ब्लड वॉल्यूम ड्यू टू लो यूरिनेशन, कि हमारा ब्लड में जो हाई ब्लड का वॉल्यूम हो जाता है अथवा लो यूरिनेशन होने लगता है स्मोक तथा टोबैको से। बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम जैसे कि हमारा चेस्ट पेन हो गया, कन्फ्यूजन हो गया, इरोनोइस हो गया, विजन चेंज हो गया, हमारे देखने में मतलब धुंधलापन होने लगता है, जैसे कि हमारा नोज ब्लीडिंग होगी। इसे यही हमारे में मेन जो होते हैं इसके सिम्टम्स रहते हैं।